हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। राजपूताना स्टेनलेस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 9 से 11 मार्च 9 को ओपन हुआ था, कल के दिन 11 मार्च क्लोज किया जा रहा है। 16 मार्च का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 116 टू 122 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 110 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट 225 करोड़ का, सॉरी इशू साइज है 225 करोड़ का, 2.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। और फ्रेश कैपिटल जिसमें से 179 करोड़ का, ओएफएस 76 करोड़ का, बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 12 मार्च का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 20.9 लाख शेयर्स का ऑफर किया गया है। और बिग एच एन 18%, स्मॉल एच एन 9% और रिटेल में 63% का ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 110 शेयर्स मिलेंगे, 13.3 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 74 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 75 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर गाइस देखिए 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी, जैसे रिटेल, स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उसमें आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई में 15 लॉट, बिग एच एन आई में ओनली 75 लॉट अलॉटमेंट होगा। उससे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम है। अब देखिए कंपनी का अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन स्टेटस का, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी 99% सब्सक्राइब, मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 20.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 25 करोड़ का। बाकी अदर कटे और बिग एच एन आई लगभग फुल्ली आसपास हो चुका है, 95% सब्सक्रिप्शन, 35.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 43.6 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एच एन आई और रिटेल बहुत एकदम सेम सब्सक्राइब है, बहुत ही लो, 5% का ओनली सब्सक्राइबर, 94,000 शेयर्स बीट किया, 1.1 करोड़ का। रिटेल में ओनली 4% सब्सक्राइब, 5.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.1 करोड़ का। और अगर हम बात करें टोटल सब्सक्रिप्शन, तो 30% ओनली सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है, जो कि लगभग 63 लाख शेयर्स का बीट किया, 77 करोड़ का बीट होता हुआ देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए, तो कंपनी का गाइस जीएमपी ट्रेड कर रहा है 2.5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 2% का ठीक ठाक ओके ओके लिस्टिंग मिलने जा रहा है। फ्लैट लिस्टिंग मिलने जा रही है, मतलब फ्लैट नहीं उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग गेन मिल सकता है, मतलब 2% का ओनली। 124.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 275 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का और वैलिड यूज को मीट करने के लिए अलग अलग टाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। और अगर हम बात करें टॉप एंड यहाँ पे फाइनेंशियल को लेकर, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है अगर देखा जाए, तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, टॉप लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू 24 में डाउनफॉल हुआ 915.5 करोड़ का, क्योंकि 23 से डाउन हुआ। लेकिन बॉटम लाइन इंक्रीज किया 31.6 करोड़ का, और 25 में वापस से रेवेन्यू इंक्रीज किया 937 करोड़ का, बॉटम लाइन 40 करोड़ का, अच्छी ग्रोथ हो रहा है। फर्स्ट हाफ में 503 करोड़ का रेवेन्यू, 24.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का टॉप लाइन डी ग्रोथ देखने को मिला, इनकंसिस्टेंसी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ डी ग्रोथ देखने को मिला है। बट जो बॉटम लाइन है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी जो है ना हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है एक स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करना चाहती है, जिसमें कैपेक्स कराया, जिससे कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सके। लोन का प्रीपेमेंट और रीपेमेंट करना चाहता है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 14.8, ROCE 16.5, RO NW 13.8, PAT 4.9, EBITDA मार्जिन 9.1% का, डेट इक्विटी 0.5 टाइम का, पी रेशियो PB है 5.5, पी रेशियो 21.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग्स प्री इश्यू 78.2%, पोस्ट इश्यू 57% का। मार्केट कैप 19.5 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप होगा। अब अगर हम बात करें बिजनेस के, देखिए कंपनी का जो अगर रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है ना, एग्रेसिव, बहुत एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, मतलब कि ज्यादा बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है। आईपीओ का जो प्राइस है बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया है। और बात करें तो कंपनी मेनली जो रेवेन्यू जनरेट करता है डोमेस्टिक मार्केट से ही, जो कि 99.9% का रेवेन्यू जनरेट है, पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट से रेवेन्यू जनरेट करता है। और इसका रेवेन्यू स्प्लिट करेंगे इंडस्ट्री वाइज, तो बार प्रोसेसिंग और सिमलेस पाइप से रेवेन्यू जनरेट करता है 29.8 और 20% का, और बाकी अदर से 17.7% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है ये 3 प्रोडक्ट पर। अब अगर यहाँ देखेंगे इसमें भी अगर हम बात करें तो मेनली कंपनी प्रोडक्ट्स की बात करें तो रोल्ड ब्राइट बार से 15.4% और बिलेट से 17% का, और दोनों से तो रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है रोल्ड ब्लैक बार से 57.6% का। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो। अब बात करें इंडिया का स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन को लेकर तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक 6.6% सी जैसा ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो मुकंद, मंगलम वर्ल्ड वाइड, इलेक्ट्रोधर्म, पंचमहल स्टील, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कंपनी का कॉम्पिटिटर आप लोग पढ़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, सेल्स वगैरह, मार्केट कैप वगैरह, जो कि गाइस अगर देखा जाए तो ठीक ठाक अच्छी कंपनी है, बड़ी है अगर देखा जाए तो। और अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस का तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट होता है, जो कि लॉन्ग एंड फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है बिलेट्स, इंगॉट्स, रोल्ड बार, फ्लैट बार, वायर रॉड्स, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और स्टेनलेस स्टील का अलग अलग सेक्टर्स जैसे इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, यूटेंसिल्स, फॉर्गिंग, पाइप मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई करती है। और मल्टीपल स्टेनलेस स्टील ग्रेड्स को ऑफर करता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को सर्व करने के लिए। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, लॉन्ग ऑपरेशनल हिस्ट्री के साथ स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में प्रेजेंस है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस जो है ना, ये क्लोजली लिंक्ड है स्टील इंडस्ट्री साइकिल्स और इंडस्ट्रियल डिमांड फ्लक्चुएशंस पर। प्रॉफिट मार्जिन भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस चेंजेस पर, जैसे स्टेनलेस स्टील स्क्रैप और अलॉय मेटल्स पर। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी जो है कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में। और अगर हम बात करें रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है अगर लार्ज इंडस्ट्रियल कस्टमर्स ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं तो से। और बिजनेस जो है ना, अगर हम बात करें स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज इंटीग्रेटेड स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर से कंपेयर करें तो। हाँ, बड़ी कंपनी है, अगर यहाँ मैंने आपको बड़ी कंपनी बताया तो इसलिए बताया क्योंकि देखिए मुकुंद से कंपनी बेटर है, देखा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग खाली मुकुंद लिमिटेड से लोअर है। बाकी अदर कंपनी जैसे मंगलम वर्ल्ड वाइड, इलेक्ट्रोथर्म, पंचमहल, इन सब से बड़ी कंपनी है। लेकिन और भी बहुत सारे कंपनी जगह लार्ज सेक्टर में लार्ज कैप कंपनी है, इनसे जो है बहुत छोटी स्केल है इसका। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जिस तरह से ग्रो कर रहा है स्टेनलेस स्टील का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ग्रोइंग डिमांड के कारण कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एडिशनल स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सके। ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल्स का, जिससे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को सपोर्ट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों इंडिया में हो रही है, जिससे स्टेनलेस स्टील कंजम्पशन को इंक्रीज करता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड के कारण गाइस मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकती है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है ग्लोबल स्टील और मेटल प्राइसेस में होता है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है लार्ज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में तो स्टील डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। एनर्जी कॉस्ट, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण गाइस प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर सकता है। और सप्लाई, जिससे प्रॉफिट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है मेटल स्क्रैप या अलॉय मटेरियल्स में तो प्रोडक्शन स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करेंगे तो लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो कंपनी जो है एज अ कंपनी ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर, फोकस्ड है इंडस्ट्रियल ग्रेड स्टील प्रोडक्ट्स पर। और वहीं अगर हम मिड टीयर स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी, ग्रेड वैरायटी और सप्लाई रिलायबिलिटी पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है मेटल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है स्टील डिमांड, कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट कैपेसिटी के एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है इसका ग्रोथ। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है ना, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, थोड़ा रिस्की है बट हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।